हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत कला एवं संस्कृति, जिसका हमने 4 पाठ करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब देखिए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में हम देखेंगे इसके शासनकाल में होड़ों का आक्रमण हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर पौड़दत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी संघ सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। अब देखिए कुमारगुप्त तृतीय। यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ प्राप्त स्वतंत्र हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। अब हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रवृत्तियाँ, जिसमें राजनीतिक स्थिति देख लीजिए। राजपद वंशानुगत था। राजा को पालनकर्ता भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था तथा सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। गुप्तकालीन में सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे और राजा को भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था। और इसका राजपद जो है वह वंशानुगत अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता था। अब देखेंगे प्रशासकीय पद आनुवांशिक बन गए। सेना का गठन सामंतवादी था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी सार्थवाह प्रथम कुली का प्रभाव बढ़ गया। अब हम देखेंगे यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो वर्ण व्यवस्था की विशेषता वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार था। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में मिलता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा एवं दास प्रथा विद्यमान थी। फाहियान ने अस्पृश्यता का उल्लेख किया है। एग्जाम में पूछा जाता है अस्पृश्यता का उल्लेख किसने किया, तो फाहियान ने किया। अब हम देखेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी। चावल और जौ प्रमुख फसलें थीं। खील ऐसी भूमि थी जो जोती नहीं जाती थी। कपड़े का निर्माण सर्वप्रथम उद्योग था या सर्वप्रमुख उद्योग था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। स्वर्ण मुद्रा दिनार थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु व महेश की पूजा होती थी। हिंदू धर्म के संप्रदाय वैष्णव एवं शैव विकसित थे। गुप्त स्थापत्य ने नागर शैली का आधार तैयार किया। कला और साहित्य के विकास से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वैष्णव मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, धन्वंतरि तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान थे। यह सांस्कृतिक स्थिति थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखेंगे गुप्तोत्तर काल। हर्षवर्धन। वर्धन साम्राज्य, जिसमें हर्षवर्धन ने शासन किया। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। उसने शिलादित्य की उपाधि ग्रहण की। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। उसने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हर्षचरित की रचना किसने की, तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया। अब हम देखेंगे पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पूछा जाता है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। उसकी राजधानी मुंगेर थी। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। देवपाल इस वंश का शक्तिशाली शासक था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। पाल वंश से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूम घुमा कर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पल्लव वंश देख लीजिए। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश के संस्थापक थे। उसकी राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रथ मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन ने। अब देख लीजिए, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रथम द्वितीय में कंफ्यूज मत होइएगा। रथ मंदिर नरसिंह प्रथम ने, कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक इसमें नहीं दिया है, लेकिन पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ था। अब हम देखेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में देख लीजिए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। राष्ट्रकूटों की राजधानी मनकिर तथा मानेखेट थी। मनकिर मानेखेट एक ही है, नाम अलग अलग है। राष्ट्रकूट की राजधानी मनकिर या मानेखेट थी। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब यात्री अलमसूदी भारत आया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाएं, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। राष्ट्रकूट के समय में कौन सी गुफा का या गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ? एलोरा और एलिफेंटा। अब हम देखेंगे चालुक्य वंश, जिसे वातापी भी कहते हैं। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट ने किया। महाकूट अभिलेख में उसके पूर्व दो शासकों जयसिंह तथा रणराग के नाम से मिलते हैं, परंतु उसके शासनकाल के नियम में हमें कुछ ज्ञात नहीं है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणा पथेश्वर तथा परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित है। जिनेन्द्र मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन सेकंड ने कराया था। अब हम देखेंगे नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड को उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की थी? वातापी कोड। अब देखिए चालुक्य वंश, जिसे कल्याणी भी कहते हैं। तो चालुक्य वंश में हम देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। तैलप द्वितीय की राजधानी मानेखेट थी। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी का दूसरा नाम कर्नाटक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने तथा विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हड़ ने की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने तथा विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हड़ ने की। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य, 9वीं से 12वीं शताब्दी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। उसने नरकेसरी की उपाधि धारण की। राजराजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका तथा मालदीव पर अधिकार कर लिया। राजराजा प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के दौरान पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र चोल ने विशाल नौसेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में विजय अभियान किए। चोल शासक अधिराजेंद्र एक जन विद्रोह में मारा गया था। रामानुज कुलौत प्रथम समकालीन थे। अब देखिए, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय। ध्यान दीजिएगा। उत्तर मेरुर अभिलेख परांतक फर्स्ट से स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन चोल शासन की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखिए, चोलकालीन नटराज प्रतिमा चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना जाता है। कुछ अन्य वंश भी देख लीजिए, जिसमें है सैन्य वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने बंगाल में की। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। सेन शासक बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा चलाई थी। इसने दान सागर नामक पुस्तक की रचना की थी। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। कश्मीर के राजवंश देख लीजिए। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के महान शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ ने मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा ने कश्मीर पर शासन किया। कल्हड़ अपनी राजतरंगिणी का विवरण लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के शासनकाल में समाप्त करता है। अब देखिए राजपूत वंश। अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार प्रतिहार, चालुक्य, चौहान तथा परमार की उत्पत्ति
आबू पर्वत पर वशिष्ठ की अग्निकुंड से हुई। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। गुर्जर प्रतिहार वंश देख लीजिए। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र थे, परंतु नागभट्ट प्रथम वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इस काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। इसने कन्नौज को राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान प्रथम आया। महेंद्रपाल तथा महिपाल ने राजशेखर को संरक्षण दिया, जिसने कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा हरविलास की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने। अब देखिए चाहमान या चौहान वंश। चौहान वंश की शाकंभरी अजमेर के निकट जिसे कहा जाता है, शाखा का संस्थापक वासुदेव था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यह भी बनता है, चंद्रबरदाई के लेखक पृथ्वीराज रासो हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं, थोड़ा उल्टा बोल दिए हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद्रबरदाई हैं। अब हम देखेंगे परमार वंश। परमार वंश में देख लीजिए, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? भोज ने। भोज कौन था? परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। क्लियर हो गया। अब देखिए चंदेल वंश। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की। उसकी राजधानी खजुराहो थी। धंगदेव के शासनकाल में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। किसके शासनकाल में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ? धंगदेव के शासनकाल में। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख विदेशी यात्री हैं, जिन्हें मेगास्थनीज है जो यूनानी है, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। डाइमेकस सीरिया मूल देश, जिसमें 298 ईस्वी में बिंदुसार शासक था। फाहियान चीन, जिसमें 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक था। ह्वेनसांग चीन, जिसमें 630 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक था। इत्सिंग चीन में 675 ईस्वी में, इसमें भी कोई शासक रहा होगा। डैश दिया है, इसका मतलब हर्षवर्धन मान लीजिएगा, नहीं तो यहाँ छोड़ा गया होगा, पता नहीं होगा। मार्को पोलो 1288 में कायाल पांडे शासक था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज आपका प्राचीन भारत और कला एवं संस्कृत के 5 पार्ट पूरा कंप्लीट हो गए। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।